हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। तो पॉलिटी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के विकास का इतिहास के बारे में। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध होता हुआ था। प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल पर अपना शासन शुरू करता है। इस शासन को चलाने के लिए समय समय पर बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक्ट पारित करता है। उन्होंने भारतीय संविधान का आधार इसी से तैयार किया। तो सबसे पहला जो एक्ट आया वो आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको संवैधानिक महत्व की पहली सीढ़ी कहा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका उद्देश्य क्या था? तो कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने के लिए कंपनी के द्वारा यह पहली बार संसदीय नियंत्रण जो है वो स्थापित किया गया था। प्रशासन बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था और मद्रास और मुंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हिसाब से प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कार्यकारिणी की बात करें तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य का एक परिषद बनाया गया था। 1774 ईस्वी में ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो थे सर एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमिस्टन और हाइड। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड जो है वो अन्य न्यायाधीश बने थे। इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया था कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार और रिश्वत लेने के लिए कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हुआ था। इसके माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का जो है वो नियंत्रण सशक्त हुआ था। दूसरा आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो 1781 ईस्वी में आया। 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बारे में विधि बनाने का अधिकार भी कलकत्ता को मिल गया था। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 इसी से दोहरा प्रशासन जो शुरू हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही दोहरा प्रशासन शुरू हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो बनाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों का देखभाल करना था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले के लिए। और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके बाद आया चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1793। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से देने के लिए शुरू किया गया। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देना शुरू हुआ था। कब? चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में कंपनी का अधिकार पत्र जो है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार जो है वो बना हुआ था। ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ही। चार्टर अधिनियम 1833 की बात करें तो व्यापारिक अधिकार जो है वो इसमें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब कंपनी जो है वो केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करेगी, ये बात बोला गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद था इसका नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कर दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को।
प्रथम विधि आयोग चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग जो है वो गठित किया गया था। 1833 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था एलन बरो के द्वारा। 1833 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था और 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया था। धारा 87 के तहत धर्म, जन्म स्थान, रंग आदि के आधार पर भेदभाव जो है वो समाप्त कर दिया गया था अधिनियम 1833 के तहत। और उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1813। सरकारी सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की कर दी गई थी 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। और उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1858। शासन जो है वो कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन में सौंप दिया गया। कंपनी से शासन लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव का एक पद बनाया गया। भारत सचिव पद का सृजन किया गया। यह पद जो है वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत सचिव जो है वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और गवर्नर जनरल का, भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदल करके अब वायसराय कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको भी समाप्त कर दिया गया और मुगल सम्राट को भी समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको अधिनियम 1858 के तहत समाप्त कर दिया गया और मुगल सम्राट का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में ही विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो जो है वो सिस्टम आया था। विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम आया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अधिनियम 1861 के द्वारा मिला था वायसराय को, जिसकी वैलिडिटी 6 महीना होता था। भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। अधिनियम 1861 के तहत भारतीयों को भी कानून बनाने में शामिल किया गया। 1862 में कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया था। भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था 1861 अधिनियम के तहत। और इसके तहत 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया। 1873 का अधिनियम और शाही उपाधि अधिनियम 1876। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से पूरा भंग कर दिया गया। और 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई अधिनियम 1892 के तहत। बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार जो है भारतीयों को मिला था 1892 के अधिनियम के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो शुरू हुआ। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय सदस्य को विधि सदस्य बनाया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय सदस्य जो है वो शामिल किए गए 1909 के अधिनियम के द्वारा, और वो विधि सदस्य बनाए गए थे कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में यह सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। 1909 अधिनियम जो है वो सबसे कम समय तक चला था। 1909 के बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदन बनाया गया। ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाया गया। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 60 सदस्य चुने गए और केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य जो है वो रखे गए। प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कटियस को। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक जो है वो लियोनस कटियस को कहा जाता है। दो भागों में विषय को बांटा गया था, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला अधिनियम 1919 के तहत। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला 1919 अधिनियम के तहत। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था 1926 में। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय ढांचा जो है वो तैयार किया जाना था। 11 ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिला करके अखिल भारतीय संघ का जो है वो प्रस्ताव रहा। केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन जो है वो लागू करने की व्यवस्था की गई अधिनियम 1935 के तहत, और प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया और इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची बना। परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची जो है वो बनाया गया था कौन से अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और बाकी जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय को दे दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई कौन से अधिनियम के द्वारा? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुआ और अंतिम शक्ति जो है वो लंदन के प्रीवी काउंसिल के पास था। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में तो हुआ, लेकिन अंतिम शक्ति जो है वो लंदन की प्रीवी काउंसिल के पास था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया अधिनियम 1935 के तहत, और सिंध प्रांत का निर्माण करवाया गया अधिनियम 1935 के तहत। और उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो प्रस्तावित हुआ और यह 18 जुलाई को स्वीकृत हुआ। 2 अधिराज्य बने। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। संविधान लागू होने तक शासन जो है वो 1935 के एक्ट के द्वारा चलेगा और भारत सचिव और ब्रिटिश सम्राट की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत सचिव और ब्रिटिश सम्राट की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। तो ये था संवैधानिक विकास। अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो है वो सबसे पहले स्वराज पार्टी को आया था। स्वराज पार्टी द्वारा 1924 ईस्वी में संविधान सभा का जो है वो विचार प्रस्तुत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुतियों पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुतियों पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स,
लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितना था? 389। 389 में से 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांत थे, 4 जो है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे और 93 जो है वो देसी रियासतों से थे। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था कब? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस जो है वो कितना सीट जीता? 208 सीट। मुस्लिम जो है वो जीता 73 सीट और अन्य जो है वो 15 सीट जीते। प्रतिनिधित्व कैसा था? तो 10 लाख आबादी पर एक सीट जो है वो बनाया गया था। समुदायों का विभाजन किया गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम, सिख और साधारण। महत्वपूर्ण बैठक और पदाधिकारी। तो सबसे पहला बैठक जो है वो संविधान सभा का वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर में। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और बहिष्कार कर दिया था किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का पहला बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग के साथ बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो अस्थायी सदस्य जो है वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थायी सदस्य चुने गए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष चुने गए पहले एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो है वो पहले उपाध्यक्ष चुने गए और उसके बाद वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी जो है वो दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए। संवैधानिक सलाहकार कौन चुने गए? बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार चुने गए। उद्देश्य प्रस्ताव 23 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 के बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिला था कब? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थी, उसके बारे में। तो समिति और अध्यक्ष। समिति और अध्यक्ष की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं अल्पसंख्यक सलाहकार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट: अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य सदस्य कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, एन माधव राव। एन माधव राव जो है वो बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे और डी.पी. खेतान जो है वो टी.टी. कृष्णमाचारी। इनकी डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी जो है वो आए थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में अन्य सदस्य हो गए अयंगर अय्यर, मुंशी सादुतुल्ला, राव और कृष्णमाचारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन
निर्वाचन विभाजन के पूर्व बंगाल से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो है वो विभाजन के पहले बंगाल से हुआ था और बाद में विभाजन के बाद जो है वो बॉम्बे से हुआ। महिला सदस्य और समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, तो कुल 15 महिला जो है वो संविधान सभा में भाग लिए थे, चुने गए थे, जिसमें से प्रमुख हैं कुछ जैसे सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। समुदायों ने भाग लिया तो संविधान सभा में कुल 163 हिंदू जो है वो चुने गए थे, 80 मुस्लिम चुने गए थे, 31 अनुसूचित जाति चुने गए थे, 6 भारतीय ईसाई चुने गए थे, 6 जो है वो पिछड़ी जनजाति के लोग चुने गए थे, सिख 4 गो चुने गए थे, एंग्लो इंडियन 3 गो चुने गए थे, पारसी जो है वो 3 गो चुने गए थे। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद परिवर्तन क्या हुआ संविधान सभा में, तो 5 जुलाई 1947 को पटेल की अध्यक्षता में गठन हुआ। सचिव कौन थे, वीपी मेनन। रियासती विभाग का गठन हुआ 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 299 प्रांतों से 299 और रियासतें जो है वो 70। 229 प्रांतों से 229 और रियासतों से 70। हैदराबाद एकमात्र रियासत था जिसके प्रतिनिधि जो है वो सभा में शामिल नहीं थे। अब बात करते हैं संविधान निर्माण और लागू होना। तो संविधान ने बनाने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन। कुल पैसा कितना खर्चा हुआ था, 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया। पहला वाचन जो हुआ था 4 से 9 नवंबर 1948 तक। 4 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन जो हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान को स्वीकृति मिली थी 26 नवंबर 1949 को। 284 सदस्य जो है वो उपस्थित थे। संविधान को स्वीकृति मिली 26 नवंबर 1949 को। 284 सदस्य जो है वो उपस्थित थे। मूल संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग, 395 और 8 अनुसूचियां थी। उसी समय अनुच्छेद जो है वो कुछ लागू हो गए थे, जैसे 15 अनुच्छेद उसी समय लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 से ही, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 आदि। ये सब अनुच्छेद जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। और संविधान जो है वो पूर्णतः लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 से। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947। तो प्रधानमंत्री और विदेश मामले के मंत्री कौन बने, नेहरू। गृह मंत्री और सूचना व प्रसारण मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। विधि मंत्री जो है वो कौन बने थे, डॉक्टर अंबेडकर। 1947 मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर में। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री बने। वित्त मंत्री जो है वो बने लियाकत अली खां। लियाकत अली खां जो है वो वित्त मंत्री बने। 1946 ईस्वी में अंतरिम मुस्लिम लीग के यह सदस्य थे। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। प्रतीक क्या था, हाथी। संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। संविधान सभा के सचिव कौन थे, HVR अयंगर। संविधान लिखने का कैलीग्राफी जो है वो किसने किया, तो हिंदी में किया वसंत कृष्ण वैद्य।
हिंदी में किया वसंत कृष्ण वैद और अंग्रेजी में किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजा। संविधान को सजाया कौन? शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और बीहर राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस और बीहर राम मनोहर सिन्हा ने संविधान को सजाया। अन्य कार्य की बात करें तो मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्य का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जो है वो भी अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के बारे में। तो परिचय, आधार क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उद्देश्य संकल्प पेश किया था, उसी को जो है वो प्रस्तावना बना दिया गया। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना का भाषा जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से और भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। और मुख्य तथ्य की बात करें तो हमारे प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समता की बात की गई है। प्रस्तावना में नागरिकों के लिए निम्नलिखित प्रावधान जो है वो सुनिश्चित किया गया है। नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समता और बंधुता की बात की गई है। हमारे प्रस्तावना में 3 तरह का न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। 5 तरह के स्वतंत्रता प्रदान किया गया है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 तरह का समता का बात किया गया: प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात करी गई है। प्रमुख न्यायिक निर्णय और व्याख्या। तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस जो है वो 1957 में था। इस केस में प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये बोला। इसमें बोला कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाता है सकता है। उसके बाद बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960 हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना जो है वो सहायता करती है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। बेरूबाड़ी संघवाद 1960 जो हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, इसीलिए संसद जो है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल वाद हुआ 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही अंग है, अतः संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। संसद केवल सकारात्मक संशोधन जो है वो कर सकती है, जिससे मूल ढांचे का विस्तार और मजबूती हो। भारतीय संविधान की प्रकृति एवं विशेषता। तो शक्तियों का केंद्र बिंदु जो है वो क्या है? भारत के लोग। हमारे संविधान को शक्ति मिलता कहाँ? भारत के लोग से। हम भारत के लोग शब्द जो है वो जनता की सर्वोच्चता का उद्घोष करते हैं।
संविधान की व्यापकता, यह हमारी संविधान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमारा संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च है। संविधान अपना प्राधिकार जो है वो भारत की जनता से प्राप्त करता है। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलता है? भारत की जनता से। संघीय शब्द, भारत संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। इसके स्थान पर भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शासन जो है वो कहीं नहीं यूज किया गया है शब्द, सब जगह लिखा गया है राज्यों का संघ। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, जैसे लिखित संविधान। लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो कौन सी देश की देन है? फ्रांस की। क्रांति का प्रभाव, प्रस्तावना के शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। ऐतिहासिक दस्तावेज, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव रहा है। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तुलनात्मक की बात करें तो न्याय, 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किया गया है। 5 तरह का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। 2 तरह का समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान लिखे गए हैं वो सब भारत से ही नहीं है, ज़्यादातर तो लिए गए हैं अधिनियम 1935 से। इसके अलावे कई सारे प्रावधान जो है वो दूसरे दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है, उसी के बारे में जो है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो कौन सा देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो कौन से देश से? अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता भी लिया गया है अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय की पालिका की स्वतंत्रता लिया गया है अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने की विधि, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीशों की हटाने की विधि जो है वो अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि का शासन जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी लिया गया है ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख लिया गया है ब्रिटेन से। द्विसदनवाद, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, द्विसदनवाद लिया गया है ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता भी लिया गया है ब्रिटेन से। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वो कौन सा देश से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लिया गया आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनय किया जाता है, ये मनोनय का कंसेप्ट लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र व राज्य के बीच संबंध जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता,
व्यापार वाणिज्य और स्वामागम की स्वतंत्रता जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संघ संघात्मक विशेषताएं संघात्मक विशेषताएं जो है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रहेगी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो कनाडा से लिया गया है। संघ राज्य शक्ति का विभाजन, संघ राज्य शक्ति का विभाजन जो है वो कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है वह कनाडा से लिया गया, कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो परामर्श दे सकता है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का कॉन्सेप्ट दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो है वो, ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी। आपातकाल का व्यवस्था ही जर्मनी से लेके वाइमर संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। गणतंत्रात्मक ढांचा, संविधान का जो गणतंत्रात्मक ढांचा है ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, प्रस्तावना में जो शब्द है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये सब जो है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है, जापान से। फिर से कुछ मेन का बात करते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। महाभियोग, महाभियोग कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की विचार अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संसदात्मक शासन प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। संयुक्त बैठक का, सदनों का संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संसदात्मक विशेषता जो है वो कहाँ से लिया गया, संसदात्मक विशेषता लिया गया है कनाडा से। संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। आपातकाल का कॉन्सेप्ट जर्मनी के वाइमर संविधान से। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है वो रूस से। गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है फ्रांस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। सबसे प्रभावशाली स्रोत जो है वो कौन था, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान पर सबसे गहरा व्यापक प्रभाव जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। इसमें थोड़ा या कई प्रावधान तो शब्द स जैसे के तैसे लिए गए हैं और बहुत मामूली परिवर्तन के साथ शामिल कर लिए गए हैं। विशेष कुछ याद करने वाली बात है, प्रस्तावना विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से। विधि शब्द, विधि का शासन, विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से शब्द लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है, और कानूनों का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका से प्रेरित है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो लिया गया है जापान से, और कानूनों का समान संरक्षण लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। संघीय ढांचा, संघीय ढांचा लिया गया है कहाँ से, कनाडा से। जबकि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन ऑस्ट्रेलिया से, और संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम से चौथी अनुसूची के बीच में। तो प्रथम अनुसूची जो है वो भारतीय संघ और घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के बारे में इसका उल्लेख है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। द्वितीय अनुसूची में उच्च अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में उच्च अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में मुख्य रूप से शपथ का जिक्र है। और चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जिक्र है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जिक्र जो है वो चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख जो है वो पांचवी अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख पांचवी अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान जो है वो छठी अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छठी शेड्यूल में शामिल किया गया है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर नियम केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार पे राज्य सूची पर, और केंद्र और राज्य दोनों जो है वो बनाती है समवर्ती सूची के विषय पर। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन अभी कितने हैं? 100। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन अभी हैं 61 विषय। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अभी है 52 विषय। संघ सूची के कुछ विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, रेल, बैंकिंग, परमाणु शक्ति। रक्षा जो है वो संघ सूची में आता है, विदेशी मामले संघ सूची, रेल संघ सूची, बैंकिंग रेल संघ सूची, परमाणु शक्ति संघ सूची, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य ये जो है वो आता है राज्य सूची में। पुलिस राज्य सूची, जेल राज्य सूची, स्थानीय शासन राज्य सूची, कृषि जो है वो राज्य सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, बिजली, आर्थिक नियोजन, ये सब जो है वो समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची में, वन समवर्ती सूची में, विवाह तलाक समवर्ती सूची, बिजली समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन जो है वो ये भी समवर्ती सूची में आता है। नोट: समवर्ती सूची में टकराव होने पर केंद्र का कानून जो है वही मान्य होगा। समवर्ती सूची में टकराव होने पर केंद्र का कानून जो है वो मान्य होगा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 8वीं अनुसूची में है भाषा। इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा ही था। 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन से? 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ये 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं से 12वीं अनुसूची के बारे में, तो 9वीं अनुसूची जो है वो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां इसमें है। न्यायिक समीक्षा 2007 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि इनके कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उच्चतम न्यायालय की समीक्षा कर सकती है। कुल 284 अधिनियम इसमें है। तो 9वीं अनुसूची जो है वो कौन से संशोधन के द्वारा? पहला संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 51 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के प्रावधान है।
11वीं अनुसूची जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। 10वीं अनुसूची तो दल बदल हो गया। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज, और पंचायती राज्यों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची है स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका से संबंधित नगर पालिका को काम करने के लिए 18 विषय जोड़े गए हैं। परीक्षा के लिए क्विक चार्ट की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषा है। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा और भाषा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार और न्यायिक संरक्षण। 9वीं अनुसूची जो है वो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किए गए हैं काम करने के लिए। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को काम करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। देशी रियासतों का भारत में विलय। स्वतंत्रता के समय भारत में सैकड़ों देशी रियासतें थीं, लगभग 562, जिन्हें भारतीय संघ में शामिल करना एक बड़ा चुनौती था। इनके एकीकरण से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नेतृत्व और मंत्रालय। रियासती मंत्रालय रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विशेष रियासतों का विलय की बात करें तो जूनागढ़ जो है वो विलय हुआ था जनमत संग्रह के आधार पर। जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर भारत में आया था। हैदराबाद जो है वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में आया था। हैदराबाद को मिलाने के लिए भारत में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र के द्वारा भारत में सम्मिलित हुआ था। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और बताएं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या फिर भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, और वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विशेष नोट कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जो है ये दोनों को मिला दिया गया है, और इसके पश्चात अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं, जिसकी राजधानी जो है वो दमन है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। विवरण: राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानी लिस्टेड हैं। विस्तार: भारत के राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित जो है वो समाविष्ट होंगे। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा, ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि कानून द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। यह शक्ति उन राज्यों के लिए है जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। संघ जो है वो विधि द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अनुच्छेद 1 स्पष्ट करता है कि वह भारत एक फेडरेशन न होकर यूनियन है। अनुच्छेद 1 ही स्पष्ट कर देता है कि भारत जो है वो फेडरेशन न होकर के यूनियन है। राज्यों का नाम या सीमा बदलने का अंतिम अधिकार जो है वो केवल संसद को है। राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को लेकर हुए घटनाक्रम और आयोगों का विवरण। सबसे शुरुआती आयोग और समितियां। धर आयोग 1948। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने एस के धर के अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जो है वो आयोग बनाया। 4 सदस्यीय आयोग बनाया, धर आयोग 1948। निर्णय क्या इस आयोग के द्वारा लिया गया? तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया और प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने का समर्थन दिया गया। और उसके बाद जेवीपी समिति 1948। धर आयोग के निर्णयों की जांच हेतु जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की समिति बनी। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राष्ट्रीय हित में अनुचित बताकर खारिज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन। आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य है जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। आंदोलन हुआ पृथक तेलुगु भाषी राज्य के पोट्टी श्री रामुल्लू ने भूख हड़ताल की। रामुल्लू की मृत्यु हो गई। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई। और इसके मृत्यु के बाद नेहरू ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा की। तो गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना कुर्नूल। पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी थी कुर्नूल। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना जिसकी राजधानी थी कुर्नूल। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू जो है वो अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास हुआ। परिणाम, इसके तहत 14 राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो उसके तहत 14 जो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए। अन्य महत्वपूर्ण राज्यों का गठन। तो 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। बम्बई राज्य को विभाजित करके 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। 18 दिसंबर को पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई कर गोवा दमन दीव को मुक्त किया गया 1961 में। 18 दिसंबर को पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव को मुक्त किया गया 1961 में। 12वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत का अंग बनाया गया। 26 अप्रैल को सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी लिस्ट जो है प्रथम अनुसूची में दिया गया है। अब है कुछ क्षेत्रीय परिषद की गठन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक नहीं है।
क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष जो है वो कौन होता है? संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और प्रति वर्ष जो है ये बदलते रहते हैं। क्षेत्रीय परिषद का विवरण, तो सबसे पहले है उत्तरी। उत्तरी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब जो है वो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य, ये सब जो है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये सब जो है वो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर परिषद ये अधिनियम, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 जो है वो बना था और अस्तित्व में आया था 8 अगस्त 1972 को। पूर्वोत्तर परिषद जो है वो अस्तित्व में आया 8 अगस्त 1972 को। पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य कौन है? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। तो असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम 1994 ईस्वी में ये सब जो है वो शामिल हुए। संरचना की बात करें 2018 के बाद, तो पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। पूर्वोत्तर परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री। और पूर्वोत्तर परिषद के अन्य राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य जो है वो इसके में शामिल होते हैं। प्रथम भाषाई आधार पर राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में। जेवीपी समिति के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 1956 अधिनियम के बाद कितने राज्य, कितने यूटी? 14 राज्य, 6 यूटी बने। क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितना है? 5। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य। सिक्किम का विलय जो हुआ 22वां राज्य के रूप में कब हुआ? 1975 ईस्वी में। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के रूप में 22 भाग थे, जिनमें से संशोधन के माध्यम से कुछ नए भाग जो है वो जोड़े गए, जैसे 4 क, 9 क, 9 ख, 14 क आदि जो है वो जोड़े गए। 4 क, 4A, 9A, 9B और 14A, ये 4 जो है वो अलग से जोड़े गए। तो सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले संघ, नागरिकता एवं मौलिक अधिकार। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है वो दिया हुआ है भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। नागरिकता, नागरिकता जो है वो दिया हुआ है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 4A में है, अनुच्छेद 51 क। मूल कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। शासन प्रणाली, संघ एवं राज्य, तो संघ संघ का जो है वो किस में है जिक्र, भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। इसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट और कैग सब शामिल हैं। राज्य, राज्य जो है वो कौन से भाग में है, भाग 6 में। राज्य संबंधित है अनुच्छेद 152 से लेके 237। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, हाई कोर्ट ये सब जो है वो शामिल है। पहला अनुसूची के भाग ख जो के राज्य जो है वो अनुच्छेद 238 में है। भाग 7 जो है वो रद्द कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यूटीज, यूटीज के बारे में जिक्र है भाग 8 में, अनुच्छेद 239 से लेके 242। अब बात करते हैं पंचायत। पंचायत जो है वो कौन से भाग में है, पंचायत के बारे में जिक्र है भाग 9 में, अनुच्छेद 243 से 243 न तक। नगर पालिका का जिक्र है 9 क 243 त से लेकर के 243 य 6 तक। सहकारी समितियों का जिक्र है भाग 9 ख में, 9 ख अनुच्छेद 243 य ज से लेकर के 243 य न तक। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का जिक्र है भाग 10 में, अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 क तक। केंद्र राज्य संबंध एवं सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच संबंध कौन सा भाग में है, भाग 11 में, अनुच्छेद 245 से लेकर के 263। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद जो है वो कौन से भाग में है, भाग 12 में, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 क तक। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम ये सब जो है वो कौन से भाग में है, भाग 13 में, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी और बीपीएससी ये सब जो है वो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है, भाग 14 में। अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स का जिक्र है भाग 14 क में, अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक। विशेष निर्वाचन, भाषा एवं विशेष उपबंध, निर्वाचन जो है वो कौन सा भाग में है, भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 क तक। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बन लिखे गए हैं कौन से भाग में, भाग 16 में, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक, जैसे एससी एसटी ओबीसी आंग्ल भारतीय संबंधी उपबंध। राजभाषा का जिक्र है भाग 17 में, अनुच्छेद 243 से लेकर 351 तक। और आपातकाल का जिक्र है अनुच्छेद भाग 18 में, आपातकाल का जिक्र है भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक। संशोधन एवं अन्य, संशोधन एवं अन्य की बात करें तो प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस, प्रकीर्ण जो है वो भाग 19 में, अनुच्छेद 361 से 367। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध भाग 21 में है, अनुच्छेद 369 से 92। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये सब भाग 22 में है, अनुच्छेद 393 से 395। कुछ और बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक। पंचायत के बारे में जिक्र है भाग 9 में, 243 से 243 न तक। निर्वाचन के बारे में जिक्र है भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 तक। आपातकाल का जिक्र है भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक। संविधान संशोधन का जिक्र है, संविधान संशोधन का जिक्र है भाग 20 में, अनुच्छेद 368। अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता के बारे में। तो भारतीय नागरिकता जो है वो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता प्राप्ति के अधिकार, नागरिकता प्राप्ति अधिकार जो है वो अधिनियम 1955 द्वारा दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 प्रकार से नागरिकता जो है वो पाया जा सकता है। पहला है जन्म के आधार पर,
जन्म से ही, वंश परंपरा के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और पांचवा जो है वो भूमि विस्तार के द्वारा। ये 5 के द्वारा जो है वो भारत का नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला है जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति जो है अपवाद है, विदेशी राजनयिकों के व शत्रुओं के बच्चे नहीं। तो भारत में जन्मे व्यक्ति जो है उनके बच्चे जो है वो जन्म से नागरिक हो। वंश एवं परंपरा द्वारा, वंश एवं परंपरा की द्वारा की बात करें तो भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति यदि उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तब उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। नोट 1992 के संशोधन से माता की नागरिकता को भी आधार बनाया गया है। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, भारत सरकार से देशीयकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करके नागरिकता जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, जो व्यक्ति आवेदन से 6 माह से पहले से भारत में रह रहे हैं या भारतीयों से विवाह करने वाली स्त्रियां, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या नौकरी करते हैं, ये सब जो है वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा, यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहाँ के निवासी जो है वो स्वतः नागरिक बन जाते हैं। यदि कोई नया क्षेत्र जो है वो भारत में शामिल होता है तो वहाँ के निवासी स्वतः नागरिक बन जाते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम, नागरिक संशोधन अधिनियम 1986, 1955 के अधिनियम में कड़े बदलाव किए गए। जन्म आधारित, अब जन्म के साथ साथ माता पिता में से कोई एक का भारतीय नागरिक होना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। पंजीकरण अवधि की बात करें तो पंजीकरण के लिए भारत में निवास की अवधि 6 माह से बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। देशीयकरण अवधि, देशीकरण के लिए निवास की अवधि जो है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया। विशेष, यह अधिनियम जो है वो जम्मू कश्मीर और असम सहित पूरे भारत में लागू होता है। नागरिकता का अंत, नागरिकता का अंत हो सकता है कैसे? 3 प्रकार से नागरिकता का अंत होता है। नागरिकता हम 5 प्रकार से ले सकते हैं लेकिन नागरिकता अंत हो सकता है 3 प्रकार से। एक परित्याग द्वारा, दूसरा पर्यावसान द्वारा और तीसरा वंचन द्वारा। अगर हम नागरिकता स्वयं छोड़ दें तो नागरिकता समाप्त। दूसरा पर्यावसान यानी टर्मिनेशन, किसी अन्य देश की स्वेच्छा से नागरिकता अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत से नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगा। वंचना द्वारा, भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, जैसे फर्जी दस्तावेज या राष्ट्र विरोधी कार्यों के कारण नागरिकता जो है वो छीना जा सकता है। जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्य, संविधान के तहत जम्मू कश्मीर विधान मंडल को अस्थायी निवासियों के लिए विशेष अधिकार जो है वो देने की शक्ति थी। राज्य के अधीन नियोजन नौकरी के संबंध में, राज्य में अंचल संपत्ति खरीदने के संबंध में, राज्य में अस्थायी निवास के संबंध में और सरकारी छात्रवृत्ति या अन्य सहायता प्राप्त करने के संबंध में। तो संविधान का भाग, नागरिकता जो है वो कौन से संविधान में है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भारत में नागरिकता कैसा है? एकल नागरिकता। 5 तरह से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा। 3 तरीके से नागरिकता खत्म हो सकता है: परित्याग द्वारा, अन्य देश की नागरिकता लेने पर और सरकार द्वारा निष्कासन पर। 1886 संशोधन के द्वारा पंजीकरण की अवधि जो है वो 5 वर्ष कर दिया गया और देशीकरण का अवधि 10 वर्ष कर दिया गया। अब है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो जिक्र है वो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। मौलिक अधिकार जो है वो प्रेरित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार प्रेरित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो है वो सीमित नहीं है, मौलिक अधिकार सीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य यानी जस्टिसिएबल है। इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध मौलिक अधिकार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 1952 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उसके समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी अधिकार जो है वो स्थगित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उसके समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। उल्लंघन होने पर व्यक्ति जो है वो सीधे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। 226 के तहत हाई कोर्ट में। अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य। राज्य शब्द की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ये बात लिखा गया अनुच्छेद 13 में। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। नोट: अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जो है वो इसमें शामिल नहीं है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। 6 तरह का मौलिक अधिकार है। सबसे पहला जो है वो समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है और इसका जिक्र है अनुच्छेद 14 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोक किया गया। भेदभाव पर निषेध जो है वो अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन में यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अवसर की समानता का जिक्र है अनुच्छेद 16 में। छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का अंत, छुआछूत की अंत की बात कही गई अनुच्छेद 17 में। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के द्वारा। सेना और शिक्षा को छोड़ करके उपाधियों का अंत कर दिया गया है। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार इसी के तहत दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है दूसरा मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 1919 से लेकर के 22 तक है। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत मिलता है। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता। 6 तरह की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत मिलता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो है अनुच्छेद 20 में। एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाता है। तत्कालीन कानून के तहत ही सजा दिया जाता है अनुच्छेद 20 के तहत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र है अनुच्छेद 21 में। निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में ही शामिल है। निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में शामिल है। नोट: पर्यावरण संरक्षण हेतु इसी के तहत एनजीटी 2010 की स्थापना हुई। पर्यावरण के संरक्षण के हेतु एनजीटी 2010 की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत ही हुआ है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 21 क में है। और अनुच्छेद 21 क जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 में है। गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। इसके तहत कारण बताना पड़ेगा, 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और वकील से जो है वो सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही गई है और अनुच्छेद 22 के तहत ही 3 जो है वो प्रावधान किए गए। पहला, कारण पूछने का अधिकार है। दूसरा, 24 घंटा के अंदर जो है वो कोर्ट के सामने पेश करना होगा और वकील से सलाह जो है वो अपराधी ले सकता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। मानव तस्करी और बेगारी। मानव तस्करी और बेगारी पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जोखिम भरे काम कारनामे खान में नियोजन जो है वो प्रतिबंधित किया गया है। कारखानों में छोटे बच्चों को काम से रोका गया है अनुच्छेद 24 के तहत। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। धर्म अंतःकरण और धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का जिक्र है अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। किसी विशेष धर्म की उन्नति हेतु कर से छूट। धार्मिक कर से छूट दिया गया अनुच्छेद 27 के अनुसार। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है अनुच्छेद 28 के तहत। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पांचवा मौलिक अधिकार है जो कि दिया है अनुच्छेद 29-30 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है अनुच्छेद 29 के तहत, जैसे भाषा, लिपि, संस्कृति। अल्पसंख्यक वर्गों के भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 29 के तहत। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। इसका महत्व क्या है भाई? तो अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने संविधान का आत्मा कहा था। भीमराव अंबेडकर जो है वो अनुच्छेद 32 के बारे में संविधान की आत्मा कहे थे। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह का रीट जारी करती है। ये 5 रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर को न्यायालय में पेश करना। परमादेश यानी कर्तव्य पालन करने का आदेश देना। प्रतिषेध निचली अदालतों को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। उत्प्रेषण लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजना। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से पद पर कार्य कर रहे हैं ये पूछना। सजा से संबंधित कुछ शब्दावलियां जैसे क्षमा। क्षमा मतलब सजा जो है पूर्णतः समाप्त। लघुकरण मतलब प्रकृति बदलना, सजा का प्रकृति बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल दिया गया। परिहार मतलब अवधि कम करना। परिहार रिमिशन मतलब अवधि करना, जैसे 2 वर्ष को 1 वर्ष में बदल दिया गया। विराम यानी रेस्पाइट यानी विशेष परिस्थिति जैसे गर्भावस्था या अपंगता में सजा को जो है वो कम कर दिया जाता है। विराम। विलंबन यानी रिप्राइव फांसी को कुछ समय के लिए टालना। फांसी को कुछ समय के लिए टालना जो है विलंबन यानी रिप्राइव कहलाता है। तो सजा पूर्णतः समाप्त करना पार्डन यानी क्षमा कहलाता है। प्रकृति में बदलना यानी मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना जो है वो लघुकरण यानी कॉम्यूटेशन कहलाता है। अवधि कम कर देना 2 वर्ष से 1 वर्ष कर देना यह जो है वो परिहार यानी रिमिशन कहलाता है। विशेष परिस्थिति जैसे कि गर्भावस्था या अपंगता में सजा को कम किया जाता है, इसको रेस्पाइट यानी विराम कहा जाता है। फांसी को कुछ समय के लिए टाला जाता है, इसको विलंबन यानी रेप्राइव कहा जाता है। महत्वपूर्ण वाद और संशोधन। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। गोलकनाथवाद 1967। गोलकनाथवाद 1967 में संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ये बोला। गोलकनाथवाद 1967 में संसद ने बोला कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
24वां संविधान संशोधन 1971, इसके तहत संसद को संशोधन की शक्ति दी गई है। 24वां संशोधन 1971 के तहत संसद को संशोधन की शक्ति दी गई है। केशवानंद भारतीवाद 1973, इसमें बोला गया कि संशोधन जो है वो संभव है, लेकिन मूल ढांचा जो है वो नहीं बदलना चाहिए। मिनर्वा मिल्स वाद 1980, मिनर्वा मिल्स वाद 1980, इसमें न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को किसी भी संशोधन के पुनर्विलोकन का अधिकार है। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि न्यायालय को किसी भी संशोधन के पुनर्विलोकन का अधिकार है। नागरिक बनाम विदेशी, तो केवल नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार है वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब जो है वो सभी नागरिक विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो प्रारूप किसने बनाया था? ये मूल मौलिक अधिकार का जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार का जो मांग हुआ था 1931 के कराची अधिवेशन में पटेल के द्वारा अनुच्छेद 17 में छुआछूत की अंत करने की बात की ही गई है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19A में शामिल है। शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में शामिल है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से यह प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक प्रेरित है। इसका प्रकृति कैसा है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यह गैर वाद योग्य है, लेकिन देश के शासन में यह मूलभूत है। इसका उद्देश्य क्या है? तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करना। विशेष कथन, तो डीपीएसपी के बारे में यह संविधान की अनूठी विशेषता है। यह किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। डीपीएसपी यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये एक बात किसने कहा था? केटी शाह ने। भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी के बारे में कहा था कि यह संविधान की अनूठी विशेषता है, और केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्थिक और सामाजिक न्याय। आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है वो अनुच्छेद 38-39 में है। आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है वो अनुच्छेद 38-39 में है। राज्य लोक कल्याण की उन्नति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य जो है वो लोक कल्याण की उन्नति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है अनुच्छेद 38 में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है अनुच्छेद 38 में। आर्थिक न्याय के सिद्धांत जो है वो किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 39 में। आर्थिक न्याय की सिद्धांत अनुच्छेद 39 में दिया गया है। 39 क, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन। 39 ख, सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में, यानी राष्ट्रीयकरण की शक्ति। 39 ख, धन का समान वितरण। 39 ग, यानी विकेंद्रीकरण पर रोक। केंद्रीकरण पर रोक जो है वो 39 ग में है। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ में है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही वेतन। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही वेतन 39 घ। बालकों का स्वतंत्र और परिगाम्य विकास। बालकों का स्वतंत्र एवं परिगाम्य विकास जो है वो किस में है? 39 च में। यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था 39 च। गांधीवाद और समाजवादी उत्थान अनुच्छेद 40-47। ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में।
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। यह बात बोला गया अनुच्छेद 41 में। कुछ दशा काम पाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1955 इसी के तहत वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन प्रदान करता है। अनुच्छेद 41 के तहत ही वृद्धा, विधवा और विकलांग को पेंशन प्रदान किया जाता है। काम जो है वो न्याय संगत दशा होना चाहिए और प्रसूति सहायता जो है वो मिलना चाहिए। ये बात बोला गया अनुच्छेद 42 में। काम न्याय संगत होना चाहिए और प्रसूति सहायता मिलना चाहिए अनुच्छेद 42 के तहत। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है कौन से अनुच्छेद में? 43 में। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात कही गई है अनुच्छेद 43 में। समान नागरिक संहिता का जिक्र है किसमें? अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता का जिक्र है अनुच्छेद 44 में। SC, ST और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा की बात कही गई है अनुच्छेद 46 में। SC, ST और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा की बात कही गई है अनुच्छेद 46 में। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार यह कर्तव्य है। ये दिया गया है अनुच्छेद 47 में। ये सब राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक सहायता में सुधार का कर्तव्य दिया गया अनुच्छेद 47 में। कृषि, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिया गया है 48 से लेके 51। कृषि, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कृषि एवं पशुपालन संगठन बनाने की बात कही गई है अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण का जिक्र है अनुच्छेद 48 क में। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क जो है वो बोर्ड जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने की बात कही गई है अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की बात कही गई है अनुच्छेद 51 में। अन्य नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 के बाहर तो अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ये DPSP की तरह ही है कि अनुच्छेद 350 क के तहत प्राथमिक स्तर पर जो है वो मातृभाषा में ही शिक्षा मिलना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन करने की बात कही गई है अनुच्छेद 351 में। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है अनुच्छेद 351। मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक सिद्धांतों में अंतर। तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। DPSP जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का जिक्र भाग 3 में है और DPSP का जिक्र भाग 4 में है। मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है यानी वाद योग्य है। DPSP जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है यानी वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तिगत अधिकार के लिए है, लेकिन DPSP जो है यह समाज की भलाई के लिए होता है। मौलिक अधिकार इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन DPSP को यह केवल राजनीतिक और नैतिक मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाती है, लेकिन DPSP ये राज्य द्वारा लागू करने के बाद ही प्राप्त होती है। DPSP जो है वो राज्य द्वारा लागू करने के बाद ही प्राप्त होती है। DPSP का प्रेरणा 1935 के अधिनियम अनुदेश प्रपत्र से ही DPSP का प्रेरणा आया है। समान नागरिक संहिता जो है वो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। ग्राम पंचायत का जिक्र है कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। पृथककरण यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग किया गया अनुच्छेद 50 के तहत। संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 39 च और 48 क जोड़ा गया है।
42वां संविधान संशोधन के द्वारा 39 क च और 48 क 39 च और 48 क जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसका जिक्र जो है वो भाग 4 क में है। मौलिक कर्तव्य का जिक्र है भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क, भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। भारतीय संविधान के मूल पाठ में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं परिचय। तो कौन सा समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य आया है कहाँ? रूस के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 में है अनुच्छेद 51 क में, भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में है। मौलिक कर्तव्य जो मूल रूप से 10 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करना है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श को संजोए रखना है। संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। चौथा, देश की रक्षा करना है। पांचवा, मातृत्व की भावना रखना है। छठा, सामाजिक संस्कृति पर ध्यान देना है। सातवां, पर्यावरण संरक्षा करना है। आठवां जो है वो मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है। सार्वजनिक संपत्ति जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। 10वां मौलिक कर्तव्य उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। 11वां मौलिक कर्तव्य हो शिक्षा की अवसर प्रदान करना है। तो पहला मौलिक कर्तव्य, संविधान जो है वो उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना है। तीसरा मौलिक कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। चौथा मौलिक कर्तव्य, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने जाना है। पांचवा मौलिक कर्तव्य, धर्म, भाषा और प्रदेश से ऊपर उठ करके समान भाईचारे का निर्माण करना है। पांचवा मौलिक कर्तव्य। छठा मौलिक कर्तव्य, हमारी गौरवशाली साझा संस्कृति की परंपरा का संरक्षण करना है। हमारी गौरवशाली साझा संस्कृति की परंपरा का संरक्षण करना है। पर्यावरण संरक्षण, वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन करना है। आठवां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। नौवां मौलिक कर्तव्य क्या है भाई? तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। और 10वां मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक द्वारा उन्हें प्राथमिक शिक्षा के अवसर जो है वो प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 का। विशेष स्मरणीय बिंदु, विशेष स्मरणीय बिंदु की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित करने का भाव निहित है। यह केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। मौलिक कर्तव्य जो भारतीयों पर ही लागू होता है, विदेशी पर नहीं। नीति निर्देशक तत्वों की तरह ये भी न्यायालय द्वारा सीधे परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन संसद जो है वो विधि बना करके इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कर सकती है। तो मौलिक कर्तव्य का समिति कौन सा था? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य में संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 और 86वां संविधान संशोधन 2002। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। अनुच्छेद 51 क में इसका जिक्र है। कौन से देश से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य भाई? इंस्पायर्ड है रूस से। और मुख्य लक्ष्य क्या है मौलिक कर्तव्य का? तो संप्रभुता, एकता और अखंडता का संरक्षण।